नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे हिंदी भाग 2 पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर जब हम उनके नामों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। बच्चों, यहाँ जो ये चित्र दिए गए हैं, गमला, जहाज, आम, जब हम इनका नाम लेते हैं तो हमारे मुख से कुछ आवाज़ें निकलती हैं। ध्वनियाँ मतलब आवाज़ें, और यही आवाज़ें जो हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण। भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे कि गमला, यहाँ आप देखिए गमला के कितने टुकड़े करके लिखे गए हैं। जहाज, इसी तरह से आम। इन शब्दों के इससे अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते, व्याकरण में उन्हें ही वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ख, क, ख, ग आदि। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, वॉवल्स, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। जब हम कोई शब्द बोलते हैं, उनमें किसी और ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ऐ, ओ, औ। तो बच्चों, ये सारे 11 स्वर हैं। अंग और आह स्वर ना होकर संयुक्त ध्वनियाँ हैं। बच्चों, अंग और आह जो हैं वे स्वर नहीं होते हैं, बल्कि वे संयुक्त ध्वनियाँ यानी मिली हुई आवाज़ें हैं। इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। अंग और आह ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, इसलिए इन्हें आयोगवाह कहा जाता है। बच्चों, आइए अब समझते हैं कि व्यंजन क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। बच्चों, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, वे जो वर्ण होते हैं उनमें जब हम स्वर की मदद लेते हैं तो उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। यहाँ देखिए चार्ट बना हुआ है। ये सारे क्या हैं? ये 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ण का वर्ग, च, छ, ज, झ, चा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण ट वर्ग, त, थ, द, ध, न ता वर्ग, प, फ, ब, भ, म पा वर्ग, और उनके नीचे या, र, ला, व, श, स, ह। तो बच्चों, ये सारे 33 व्यंजन हैं। का वर्ग आप हमें इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। बच्चों, यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। जैसे वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे कि आपने ये चार्ट देखा, इसमें सारे वर्ण जो हैं एक निश्चित लाइन में लिखे गए हैं। इन्हें हम ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। अंग, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। जहाँ पर अंग की बिंदी लगी होती है, जिन शब्दों में अंग की बिंदी लगी होती है, उनका जब उन्हें बोलते हैं तो उससे हम नाक से बोलते हैं, तो इसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंधा, रंग, मंदा आदि। आह, इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। आह बोला हमने तो इसमें आपको सुनाई दे रहा होगा ह शब्द, तो इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रायः, अतः, प्रातः आदि। आह। बच्चों, जब छोटे अ पर चंद्र बिंदु की मात्रा लग जाती है तो इसका उच्चारण भी नाक और गले दोनों से होता है, तो इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है बच्चों? आप यहाँ पर देखिए अपनी बुक में ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे गाँव, पाँच, चांद, मुँह आदि। हिंदी में अंग्रेजी के भी कई शब्द आ गए हैं, जिनके लिए यहाँ पे जो ये चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे आगत स्वर कहते हैं। जब हम अंग्रेजी के किसी शब्द को हिंदी में लिखते हैं
तो उसके ऊपर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप अपनी बुक में पुस्तक में देखिए तो इसे आगत स्वर कहते हैं, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलेज, पॉलिश आदि। ये शब्द क्या है? ये अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में लिखे गए हैं। बच्चों आप यहाँ देखिए णा और णा, ड और ढ के नीचे जब हम बिंदु लगा देते हैं तो वो ण और ढ़ ध्वनियाँ बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में ही अपनाया गया है, जैसे घोड़ा, पढ़ना आदि। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब हम 2 व्यंजनों को आपस में मिला देते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण में देखिए, जैसे कक्षा, रक्षा, मित्र, चित्र, ज्ञान, संज्ञा, श्रम, श्रमिक। स्वर की मात्राएं, यहाँ एक चार्ट बना हुआ है आपके पुस्तक में। इसमें आप देखें प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाती हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्हों को ही मात्रा चिन्ह कहते हैं। बच्चों इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे स्वर लिखे हुए हैं। जो स्वर मैंने आपको बताए थे 11, अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद इनकी मात्रा है, जिसमें छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, बड़े आ की मात्रा होती है। इसी तरह से आप देखिए सारे स्वरों की मात्राएं हैं। फिर मात्रा के साथ वर्ण, जब हम मात्रा के साथ वर्ण को जोड़ते हैं, ठीक है, तो आ के साथ जो वर्ण हमने जोड़ा है वो है का, जिसमें कि कोई मात्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटे आ की मात्रा नहीं होती। बच्चों इसी तरह से अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्वर कौन से हैं, उनकी मात्रा क्या है, और मात्रा के साथ जब हम किसी वर्ण को जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द बन सकता है। बच्चों छोटे आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे रा के विभिन्न रूप। रा वर्ण का प्रयोग विभिन्न रूपों में होता है। रा मूल रूप से र के नीचे हलंत लगता है और धन आ, तो क्या बन जाएगा? जब हम राम, रमा, कमर, अमर, रात, ठीक है। और फिर जब हम रा की मात्रा, आप अपनी पुस्तक में देखिए बच्चों, रा के साथ जब हम किसी वर्ण के नीचे रा की मात्रा को लगाते हैं तो क्या बनता है? क्रम, क्रमशः, नम्र, प्रतीक। जब हम रा की मात्रा को किसी वर्ण के ऊपर लगाते हैं तो क्या बनता है? कर्म, धर्म, सूर्य, गर्भ। जब हम रा की मात्रा को वर्ण के नीचे लगाते हैं तो क्या बनता है? ड्राम, ट्रक, ट्रॉली, ट्रैक्टर। अब हम पढ़ेंगे नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह यानी वर्णों के नीचे बिंदु लगाना, वर्णों के बगल में बिंदु लगाना। ये विदेशी ध्वनियाँ होती हैं। इनका प्रयोग अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी आदि भाषाओं के शब्दों के साथ करते हैं। जैसे कागज़, तो आप देखिए कागज़ हमने ज बोला, जा तो नहीं बोला, तो ज के नीचे, ज के नीचे हमने बिंदी लगा दी तो वो बन गया ज। जहाज, अखबार, ख बोलेंगे ख, लेकिन हम जब ख बोलेंगे तो हम ख के नीचे बिंदी लगाएंगे, तो ये क्या है? नुक्ता चिन्ह। बच्चों हम पढ़ेंगे हलंत चिन्ह। जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तब हलंत का प्रयोग किया जाता है। जब बच्चों हम किसी व्यंजन को लिखते हैं और उसमें किसी स्वर की मदद नहीं लेते हैं तब हम वहाँ पर हलंत लगाते हैं। जैसे भद्दा, देखिए द के नीचे हलंत लगा है, यहाँ कोई स्वर नहीं है। चिन्ह, ह के नीचे हलंत है। चट्टान, ट के नीचे हलंत है। हड्डी, ड के नीचे हलंत है आदि। यहाँ हमने किसी भी स्वर की सहायता नहीं ली है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बनती है। आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षा में छोटे अ से लेकर ज्ञ तक, तो उसमें स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। अब हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। वर्णों, स्वरों और व्यंजन के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। बच्चों जब हम स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं तो एक सही शब्द बनता है। नदी, बोतल, जानवर आदि शब्द हैं। देखिए इन शब्दों में वर्ण भी हैं और स्वर भी हैं।
और इन शब्दों के कुछ कुछ अर्थ भी होते हैं। जैसे नदी का मतलब आप सबको पता है, बोतल भी आप जानते हैं, जानवर भी आप जानते हैं। शब्द वर्णों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे ज, अ, न, अ, व, अ, र, अ। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? जानवर। और जानवर का क्या अर्थ होता है? पशु। अर्थ के आधार पर शब्दों को भी दो भागों में बांटा गया है बच्चों, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे भवन, लड़का, पुस्तक आदि। बच्चों, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है उन्हें ही सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे भवन का मतलब मकान, लड़का आप सब जानते हैं, पुस्तक, किताब आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से हमें कोई अर्थ नहीं निकलता, उनका कोई मतलब नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाणी, सोटी आदि। वाणी, सोटी, इनका कोई मतलब नहीं होता है। वाक्य, जब शब्दों के समूह को सही क्रम में रखते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। बच्चों, जब हम शब्दों को आपस में जोड़कर एक सही क्रम में सही तरीके से रखते हैं तो एक वाक्य का निर्माण होता है, उसे ही वाक्य कहते हैं। जैसे गाय घास चर रही है, इसमें गाय घास चर रही है, ये सारे शब्दों को हमने जोड़ा तो एक अर्थ बनकर आता है कि गाय घास चर रही है। चित्रकार चित्र बनाता है। गाय घास चर रही है और चित्रकार चित्र बनाता है, दोनों अलग अलग वाक्य हैं। यदि हम इन्हें ऐसे लिखें, गाय घास चर रही है और चित्र बनाता है चित्रकार, तो ये वाक्य सही नहीं होंगे। और अगर हम इन्हें सही क्रम में रखते हैं, जैसे गाय घास चर रही है, चित्रकार चित्र बनाता है, तो ये सारे सही शब्द हैं, सही क्रम में हैं, तो ये सही वाक्य है, क्योंकि इनमें शब्दों को सही क्रम में रखा गया है। हिंदी की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।